दूसरा डिपार्टमेंट होता है निरंतर व्यापक मूल्यांकन करने का, है ना, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है, योजना और मूल्यांकन का जो डिपार्टमेंट होता है, योजना मूल्यांकन विभाग वाला जो होता है, वो आ गया यहाँ पर। तो ये 2 डिपार्टमेंट हैं। बाकी ऐसे जाकर ध्यान से पढ़ लेना 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए, बताओ। पर्यवेक्षण तो पढ़ा है ना, गजनियों, गजनी नहीं, बार बार बोल देता हूँ गजनी, आप लोगों का नाम हमने लिखा है भूला, ये बैच भूला है और फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा है, गजनी बैच है। तो बताना मास्टर लोगों कौन सा उत्तर इसमें सही कर दोगे। पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार पूछ रहा है आपसे, तो कितने प्रकार का पर्यवेक्षण लिखवाए हैं, कॉपी पलट करके एक बार ध्यान से देख लेना, जहां पर्यवेक्षण लिखवाए वहां पर्यवेक्षण के प्रकार भी बताए हैं। चलो भाई, पर्यवेक्षण की बात कर रहा है तो पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। देख लो यहाँ पर लिखा है पर्यवेक्षण के 2 प्रकार में, देखो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण हो गया और एक हो गया कौन सा, अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण हो गया। आप इतने लिखोगे, ध्यान से सुनो, अति लघुत्तरी है ना बच्चा, आप केवल इतना लिख दोगे कि पर्यवेक्षण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण होता है और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण होता है, बस। हाँ, संशोधनात्मक भी होता है और निरंतर कार्यात्मक लोकतंत्रात्मक भी होता है। कई प्रकार लिख लो, लेकिन जो 2 याद आ जाए वहां पर वही लिख देना है, जो 2 याद आ जाए वहां पर वही लिखना है। और आपको ये इतना, ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ये बातें बता सकूं। बाकी आपको सटीक उत्तर देना है कि पर्यवेक्षण 2 प्रकार के हैं, कौन से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंतर्गत कौन आएगा, जिसमें पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा या गतिविधि का स्वयं अवलोकन किया जाए, स्वयं अवलोकन किया जाए। और अप्रत्यक्ष में क्या होगा, रिपोर्ट, फीडबैक या अभिलेखों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से, डाटा के माध्यम से जब दिया जाए, पर्यवेक्षण किया जाए। पर्यवेक्षण मतलब जांच पड़ताल करना, क्या करना, जांच पड़ताल करना। तो आपके आपके जो परफॉर्मेंस है उसके जो अभिलेख हमें प्राप्त हो, गजट हमें प्राप्त हो, उसके जरिए जब हम आपका सर्वे करें, आपकी जांच पड़ताल कर लें, तो वो इनडायरेक्टली हो जाता है। आगे देखा जाए, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है, बताओ। शारीरिक दक्षता का मतलब क्या होता है, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है, सोचो एक बार। अब इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो इसमें हम फट से उत्तर बता दें। सर कॉपी में नहीं मिल रहा है, अच्छा ध्यान से देखा तब मिली। आओ, शारीरिक दक्षता का मतलब क्या है। शारीरिक दक्षता से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी क्षमता है कि वह दैनिक कार्यों को बिना थकान के प्रभावी ढंग से कर सके और आकस्मिक शारीरिक चुनौतियों का सामना कर सके। क्या समझे, दैनिक जीवन की अपनी क्रियाओं को बिना हाफे करे। कुछ लोगों को सीढ़ी चढ़ना पड़ता है डेली, वही घरवा में सीढ़ी चढ़ना है, 4 मंजिला पे चढ़ना है, और डेली क्या चढ़ने के बाद हम भी आते हैं पढ़ाने के लिए, तो जहां हमारी ऑफिस है ना, ये क्लासरूम, ये 4 मंजिला पे है। एकदम बहुत जल्दी में आते हैं, कई बार लेट हो जाता है, आने के बाद तुरंत पढ़ाना पड़ता है। अब पता लगे आए और पहले बैठ के, रुक भाई 5 मिनट बाद लाइव करें महाराज। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता इसको नहीं करेंगे। शारीरिक दक्षता का मतलब है कि शरीर की मांसपेशियों के द्वारा जो सूक्ष्म और स्थूल क्रियाएं होती हैं उन्हें कुशलता पूर्वक किया जा सके, बॉडी फिटनेस उसको कहते हैं। यानी कि स्थूल और सूक्ष्म शारीरिक गतियों को करने की कला जिसके पास बेहतर हो वही शारीरिक दक्ष माना जाता है। यहां पर जवाब पूछ रहा है कि निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं, बताइए। निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं, आप कॉपी में लिख दीजिएगा हम खूब समझते हैं, आप नंबर दे दीजिए। निर्देशन से हम खूब समझ रहे हैं, आप नंबर दे दीजिए, आगे बढ़िए। निर्देशन से हम खूब समझेंगे। निर्देशन क्या है भैया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को उसकी क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप उचित निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है। कहते हैं ना कि थोड़ी गाइडेंस प्रदान कर दीजिए हमको। कई बार बच्चे भी आएंगे, मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, सर थोड़ा गाइडेंस प्रदान कर दीजिए, हमारी परीक्षा है। तो गाइडेंस प्रदान करने का मतलब क्या हो गया, हम उसकी क्षमता का वो भरपूर इस्तेमाल कर पाए, हम उसको उचित तरीके का निर्णय लेने का कार्य बताएंगे ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता बल्कि विधि बताता है, तरीका बताता है, और करना किसकी जिम्मेदारी होती है, सामने वाले की। हम तरीका बता देंगे, आप मानो या ना मानो, स्वयं समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। उचित निर्णय लेने और समस्या को हल करने में सहायता की जाती है, तरीका बताया जाता है, उसी को बोलते हैं गाइडेंस करना। अरे भाई सिंपल है, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आप फंस गए, भूल गए, रास्ता भूल गए, तो आप किसी से गाइडेंस से ही तो लोगे। आप कहोगे कि बहुत गाइडेंस लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, पता लगे आप रास्ता भूल जाओगे। कोई व्यक्ति मिल गया, आप उससे पूछोगे, अरे बाबा, ए दादा, ए चाचा, फलाने जगह जाना था, हमको बताइए। तो दादा क्या कहेंगे कि रुक बेटा हम पहुंचा के आ रहे हैं तुमको, रुक भाई पीछे बैठते हैं, चलते हैं। नहीं, वो बता देगा आगे से जाकर के अगले चौराहे से लेफ्ट ले लेना भाई, अब तुम लेफ्ट लो या राइट ले लो। आओ अगले पर आ जाओ बच्चा। अगला कह रहा है कि श्रवण विकृति से आप क्या तात्पर्य है, बताओ। श्रवण विकृति से क्या जानते हो आप, क्या समझते हो। तो श्रवण विकृति का मतलब है सुनने में विकार। श्रवण विकृति का मतलब क्या हो गया, सुनने में विकार उत्पन्न हो जाना। तो जब सुनने में विकार उत्पन्न हो जाए तो सुनने में कठिनाई आना शुरू हो जाएगी। सुनने में क्या हो जाएगी, कठिनाई आ जाएगी। हाँ ये देखो सुनो, एक बात बताएं। 2 आदमी थे, एक आदमी खेत में काम कर रहा था और एक आदमी रास्ते से मार्केट जा रहा था। तो जो रास्ते से मार्केट जा रहा था उसने बोला, वो जा रहा था ना, तो खेतवा में जो काम कर रहा था उसने कहा, अरे फलाने मार्केट जा रहे हैं क्या। तो जो मार्केटवा जा रहा था उसने कहा, नहीं तनी मार्केट जात हई, बाजारी जात हई। तो खेतवा वाला फिर कहा था, अच्छा हम सोचलिए तू बाजारे जाते या। तो यही वाली बात आती है, सुनने में विकार में क्या होता है, अनुमान से काम चलाया जाता है। तो जिनमें क्या आता है, ऐसे व्यक्ति को जिसमें ध्वनि को सुनने, पहचानने, समझने में आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा आ जाती है, या जन्मजात या अर्जित दोनों हो सकती है। चाहे बाधा आंशिक हो चाहे बाधा पूर्ण हो,
इसी को बोलते हैं श्रवण बाधिता, इसी को श्रवण बाधिता कहते हैं। हाँ, आगे बढ़ चलना अगले पर। 25 नंबर को देखना, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? निदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निदान शब्द का मतलब डायग्नोस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब क्या है? तो मेडिकल से लाया गया ये शब्द है। डायग्नोस शब्द कहां से आया है? मेडिकल से। डायग्नोस का मतलब होता है कमी का पता लगाना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर रोग के कारण का पता लगाने के लिए आपसे बातचीत करता है और विभिन्न प्रकार के क्या करता है? परीक्षण करता है। मान लो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तुरंत दवा तो उठा करके नहीं देता ना, तुरंत आपको दवा पकड़ा देगा कि ले जा खा ठीक आ जावा, नहीं। आपसे विभिन्न प्रकार का सवाल पूछेगा, अगर सवालों से उसे समस्या समझ में आ गई तो आ गई, नहीं तो ब्लड टेस्ट लिख देगा कि जाओ भैया टेस्ट करवा के आओ, रुधिर की जांच करवा के आओ, एग्जैक्ट समस्या की जानकारी ले ली जाए। तो जब समस्या का पता लग जाए तब उपचार करेगा। तो निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, कमी का पता लगाना, सीखने के दोषों का पता लगाना, सीखने के दुष्प्रभावों का पता लगाना, बस यही होता है निदान। देख लो यहां पर लिखा है, निदान का मतलब है कि किसी समस्या, बीमारी या कठिनाई की जड़ तक पहुंचकर उसके कारणों की पहचान करना। शिक्षा में यह बच्चों के सीखने की समस्याओं का विश्लेषण से जुड़ा होता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में निदान का मतलब होता है सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। 26 में आ जाओ मास्टर लोगों, मीटर चढ़ा दो, मीटर चढ़ा दो मास्टर लोगों, मीटर डाउन हो रहा है, मीटर डाउन हो रहा है। आज हमने उम्मीद किया था कि आप लोग हमारा मीटर 1000 के ऊपर लेके जाओगे, आप लोग पहुंचा ही नहीं रहे हो। चलो विद्या कसम खा के कहो तुम लोग कि हम शेयर कर रहे हैं गुरुजी, चलो एक बार विद्या कसम खा के कहो गुरुजी हम शेयर कर रहे हैं। आओ यहां पर आ जाओ। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है ये बताओ। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है? हाँ भैया मास्टर लोगों, हाँ यहां पर सवाल पूछ रहा कि अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। तो देखो पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है, पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो। पिछड़ा हर वो हो सकता है जवन लापरवाह होता है, हाँ बदमाश टाइप का होता है, जवन ज्यादा से ज्यादा टाइम हाँ बाबू थाना था लिए हैं, जो अपने समय को ध्यान में ना रखता हो, वह अपने उम्र समूह के साथियों से, अपने कक्षा के विद्यार्थियों से पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाए, वो पिछड़ा बालक होता है। और अपवंचित बालक वो होता है जिसे समाज और शिक्षा में मुख्य श्रेणी में जगह नहीं मिली है, जिनको सामाजिक अधिकार नहीं मिला है, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार नहीं मिला है, जो ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं जिनका सामाजिक आर्थिक शैक्षिक बहिष्कार होता रहा है, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं रहे हों, वो कौन होंगे? अपवंचित होंगे। समझ गए? जैसे यहां पर भारत की बात करो, यहां पर SC ST आदिवासी वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपवंचित वर्ग के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा से एक लंबे समय तक बाहर रहे हैं, उन्हें शिक्षा, समाज का, अर्थ का अधिकार नहीं था। अब आओ इसके बारे में व्यवस्थित लिखा है यहां पर देखो, अपवंचित बालक वे होते हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक अवसरों की कमी के कारण विकास में बाधा आती है, जबकि पिछड़े बालक की समस्या मुख्यतः बौद्धिक या मानसिक स्तर पर होती है। या पिछड़े बालक कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, सिंपल सी बात है, यही अंतर हो जाएगा। क्योंकि देखो अति लघु उत्तरी लिखना है, बालक सुनो ध्यान से मेरा, मास्टर लोगों अति लघु उत्तरी लिखना है तो अति लघु उत्तरी में बिल्कुल सटीक उत्तर देना होगा। तो दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन उसमें से छांट करके आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जा करके लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सवाल आता है कौन सा? 27। हकलाने से क्या तात्पर्य है? अभी तो पीछे हमने बहुविकल्पी में समझाया था, हकलाने का तात्पर्य क्या है? 2 बार लाइक नहीं करना है, लाइक 2 बार नहीं करना, 1 बार लाइक करना है और 1 बार दूसरे लोगों से करवाना है। हाँ, 1 लाइक स्वयं करना है, 1 लाइक दूसरों से करवाना है। नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो ना? यहां पर कह रहा है कि हकलाने से क्या तात्पर्य है, तो सिंपल है, हकलाने से तात्पर्य क्या है कि बोलने की विकृति है जिसमें व्यक्ति शब्दों या ध्वनियों को दोहराता है या उन्हें सही ढंग से यानी फ्लुएंसी से बोल नहीं पाता है। धारा प्रवाह ना बोल पाना, धारा प्रवाह ना बोल पाना, सिंपल है, ऐसे लिख लो, धारा प्रवाह ना बोल पाना, ना बोल पाना, धारा प्रवाह ना बोल पाना ही क्या होता है? हकलाना। हाँ, हा हालो, फलाने, आ जाओ भैया, तो हकलाना हो गया। TLM से आप क्या समझते हो बताओ भैया? TLM से आप क्या समझते हो? TLM का टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, जो सीखने सिखाने की क्रिया को मजेदार बना दे, जो सीखने सिखाने की क्रिया में साधन का काम करे, उसी को क्या बोलेंगे? TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। दोबारा से बोल देते हैं, TLM शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है भाई? ऐसी शैक्षिक सामग्री है जो शिक्षण को रुचिकर, प्रभावशाली और समझने योग्य बनाने में शिक्षक और विद्यार्थी की सहायता करती है। बस अति लघु उत्तरी लिखना है, एकदम सटीक लिख देना है। हाँ, राम खेलावन, आ जाओ भैया। तो जो शिक्षा को रुचिकर, प्रभावशाली और समझने योग्य बनाने में शिक्षक और विद्यार्थी की सहायता करे, उसी को TLM कहते हैं। तो अति लघु उत्तरी में इतना उत्तर पर्याप्त है, इससे ज्यादा उत्तर लिखना नहीं है। बुद्धिलब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है बताओ? बुद्धिलब्धि का फार्मूला जब आप निकालते हो, बुद्धिलब्धि निकालते हो, तो उसमें वास्तविक आयु आता है। वास्तविक आयु का क्या तात्पर्य है बताओ?
यहां पर आईक्यू बराबर जब आप करोगे तो आईक्यू बराबर क्या होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसी के बारे में पूछ रहा है। वास्तविक आयु का मतलब क्या होता है, वास्तविक आयु का मतलब होता है, हाँ वास्तविक आयु का मतलब क्या होता है, जवन उमरिया बाय, जवन उमरिया बाय वह वास्तविक आयु बाय, जब से पैदा हुआ है तब से लेकर वर्तमान के समय तक, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को वास्तविक आयु कहेंगे। आओ भैया, यहां पर क्या हो गया, वास्तविक आयु का मतलब हो गया कि बालक के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की जो उम्र होती है उसी को उसकी वास्तविक आयु कहा जाता है। आइए, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं का नाम बताइए। ये तो बहुत तेजी से आप लोग बता दोगे ना, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं का नाम बताना है, तेजी से आप सभी लोग बता दीजिएगा, तेजी से बताइए परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं का। तो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो मनोविज्ञान शाला हो गया कि नहीं हो गया, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद आ जाएगा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हो जाएगा पहला। और इसकी जब शाखाओं की बात करोगे, इसके कार्यों को आसान बनाने के लिए, तो जिला चिकित्सालय भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। बच्चा कौन आ जाएगा, जिला चिकित्सालय भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। और जिला चिकित्सालय की बात करोगे, अगर आप चिकित्सालय की बात करोगे आप, इसके अलावा डायट आ जाएगा इसी के अंतर्गत, डायट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सभी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए आगे देखा जाए, एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य लिखिएगा। बताइए एक अच्छा परामर्शदाता कौन हो सकता है, उसके 4 कार्य लिखना है। अच्छा परामर्शदाता कौन हो सकता है, तो अभी तो पीछे हमने 2 कार्य लिख लिया था। अच्छे परामर्शदाता का कोई भी 4 कार्य क्या हो सकता है, बढ़िया सलाह देने वाला होगा। देखो, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना और समाधान देने, आत्मविश्वास व निर्णय क्षमता बढ़ाने वाला होना चाहिए, शैक्षिक व्यक्तिगत व व्यावसायिक मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए, रुचि क्षमता व व्यवहार के परीक्षण का उचित सलाह देना चाहिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता देने वाला होना चाहिए। यही तो होना चाहिए ना, अच्छे परामर्शदाता के कोई 4 कार्य यहाँ पर हमने नोट कर लिए हैं। ये पीडीएफ आप सभी को पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में सारी बातें डिटेल में लिखी हुई मिलेंगी आप सभी को। मीटर चढ़ाते जाओ मास्टरों, मीटर डाउन नहीं होना चाहिए। समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य बताइए। बताइए समुदाय के साथ, जो कम्युनिटी पढ़ाया हूं मैं, समुदाय क्या होता है, समुदाय के कार्य क्या होते हैं, ये लिखवाया हूं बकायदे। यहां पर पूछ रहा है कि समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य बताइए। तो समुदाय के साथ अगर सहयोग संबंधी कार्य की बात करोगे आप, तो अभिभावकों से नियमित संवाद करना। भाई समुदाय से कौन रिलेट कर रहा है, समुदाय से संबंधित कार्य टीचर को करना है, तो टीचर क्या करेगा, समुदाय को शामिल करने का मतलब ही हो गया कि अभिभावकों से नियमित संवाद करना। और विद्यालय प्रबंध समिति, जिसको एसएमसी कहा जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो राइट टू एजुकेशन के थ्रू निर्मित हुआ था, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करता। साफ सफाई, टीकाकरण, पोषण आदि कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता लेना। यही तो समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य हो गए कि नहीं हो गए, यही कार्य समुदाय के सहयोग से होता है। और आजकल समुदाय के सहयोग से विद्यालय बंद करना भी एक कार्य हो गया है। अगर समुदाय के लोग चाहें, समाज के लोग चाहें, तो विद्यालय बंद ना होने पाए, लेकिन समुदाय के लोग किस में चूर हैं, अंधभक्ति में चूर हो गए हैं। तो उसी के चक्कर में समुदाय अपने कार्य नहीं कर पा रहा है। विद्यालय के सहयोगी कार्य में समुदाय जब कटने लगता है तो उसके सामने समस्या आने लगती है। मीटर डाउन हो रहा है भाई, मीटर चढ़ाओ। चलो यहाँ पर कार्य तो हमने बता दिया, 2-4 कार्य। निर्देशन व परामर्श में अंतर स्पष्ट करना है। आपका ये सवाल कौन सा शुरू हो गया है, सवाल यहां से आपका लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी नहीं है महाराज, लघुत्तरी सवाल है। तो लघुत्तरी सवालों में थोड़ा सा उत्तर आपको बड़ा करके देना होता है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, निर्देशन व परामर्श में अंतर स्पष्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, इसके 2 कॉलम हैं, दोनों को अलग अलग हमने कर दिया है। 2 कॉलम में कौन कौन से कॉलम है, सॉरी 2 कॉलम में कौन कौन से कॉलम है, निर्देशन व परामर्श में अंतर कह रहा ना। तो आइए आगे बढ़िए। देखिए निर्देशन का मतलब क्या होता है, यह सामान्य मार्गदर्शन होता है। निर्देशन का मतलब क्या है, निर्देशन एक तरीके से सामान्य मार्गदर्शन होता है, जिसमें खाली बता दिया जाता है व्यक्ति को कि ऐसे ऐसे करिए और सफल हो जाएंगे, सामान्य मार्गदर्शन है। लेकिन देखो परामर्श क्या है, यह व्यक्तिगत व गहन प्रक्रिया है। ये दोनों में अंतर हो गया, एक सामान्य मार्गदर्शन है और एक व्यक्तिगत व गहन प्रक्रिया हो गया। दूसरे अंतर को देखो, जानकारी देकर रास्ता दिखाना ये निर्देशन कहलाता है। जानकारी देकर रास्ता दिखाना ये निर्देशन है। लेकिन इसके बाद बात करें, अगर हम इसके बाद बात करें मार्गदर्शन में, तो समस्या को समझकर समाधान देना क्या होता है, परामर्श। बहुत इजी शब्दावली में लिखा हूं, बहुत इजी। इस पीडीएफ को जरूर पढ़ना, पीडीएफ पढ़ोगे तो सारी चीजें याद आ जाएंगी। वह विद्यार्थी जो अभी तक क्लास नहीं पढ़ा हुआ है, उसको भी पीवाईक्यू सीरीज का हल देखना चाहिए पीडीएफ के जरिए, क्लास देखनी चाहिए, आगे मॉडल पेपर भी देखना चाहिए। देखो दोनों में अंतर कितना सटीक बनाया। एक ही पेज पर सेट कर रहे थे ना, तो जगह नहीं बन रही थी, इसलिए पेज अलग अलग कर दिया। हम सोचे थे समझा लेंगे इसी तरह से। देखो निर्देशन में क्या है, जानकारी देकर रास्ता बता देना, और परामर्श में देखो है समस्या समझकर समाधान दे देना। अब यहाँ निर्देशन में देखो समूह में भी दिया जा सकता है निर्देशन, परामर्श में आमने सामने व्यक्तिगत रूप से होता है। जेकर समस्या उसी को बताया जाएगा, तो आमने सामने होना जरूरी होता है। यहां पर देखो निर्देशन में सतही समस्याओं पर केंद्रित होता है, गंभीर समस्याओं पर नहीं। लेकिन परामर्श में गहरी मानसिक व भावात्मक समस्याओं पर इसको दिया जाता है। और यहां देखना शिक्षक व मार्गदर्शक देते हैं इसको, और यहां पर प्रशिक्षित परामर्श द्वारा दिया जाता है। क्या अंतर समझ में आ गया, क्या एकदम सटीक अंतर है। निर्देशन और परामर्श एकदम कायदे से समझ जाओगे अगर आप इसको पढ़ लोगे, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़िएगा।
यहां पर पूछ रहा कि मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, मेंटल रिटार्डनेस की बात कर रहा है। मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं? पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर, शैलेश क्लासेस के एप्लीकेशन पर पीडीएफ जाती है, अलग से कॉलम बना हुआ है, वहां पर पीडीएफ ढूंढने में कुछ तकलीफ हो सकती है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ढूंढने से, प्रयत्न करने से खरहा की सींग भी मिल सकती है। देखो, मानसिक मंदता का मतलब क्या होता है? जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है और वह सीखने, समझने, निर्णय लेने तथा दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करता है। समझ में आ गई बात की नहीं? जिसकी बुद्धि कम होती है, जो सीखने, समझने, निर्णय लेने और दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करता है, वही मंदबुद्धि होता है, वही मानसिक मंदित होता है। ये हमारी शब्दावली है, अपनी ही शब्दावली को बोल करके हमने टाइप कर रखा है यहाँ पर। तो जैसा आपने समझा है क्लास में, उससे हट करके आपको उत्तर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। आपको लगेगा कि सर समझा रहे हैं। देखो, यही वाली शब्दावली में तुम्हें समझाया हूं ना कि जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है, जो सोचने, समझने, निर्णय लेने और दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई महसूस करते हैं, वही होते हैं मानसिक मंदित बालक। अब आगे देख लो, मानसिक मंदित में इस स्थिति में व्यक्ति का बौद्धिक विकास 18 वर्ष की आयु से पहले रुक जाता है। ऐसे बच्चों को सीखने के लिए विशेष शिक्षण विधियों, ध्यान और समर्थन की जरूरत होती है। मानसिक मंदता जन्मजात भी हो सकती है और किसी बीमारी, चोट अथवा पोषण की कमी के कारण भी हो सकती है। पता लगे मम्मी जो है चीलम फूंकने वाली हूँ, हाँ, बच्चा गर्भ में हो और मम्मी चीलम फूंक रही हूँ, मम्मी ड्रिंक कर रही हूँ, इसका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर चला जाएगा। पोषण की कमी हो गई, गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित पोषण नहीं मिला, तो भी मानसिक मंदता आ जाती है। तो जन्मजात भी हो सकती है, किसी बीमारी, चोट अथवा पोषण की कमी से भी हो सकता है। इसमें विकासात्मक देरी, सामाजिक समायोजन की कमी और सीमित कार्य क्षमता देखी जाती है। ये हो गया भैया मानसिक मंदता को लेकर के। हो गया कि नहीं हो गया? आगे देखना, वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं? आज के डेट में यही तो चल रहा है समाज में। वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं? जैसे व्हाट्सएप चल रहा है, माहौल बना हुआ है वाद विवाद को लेकर के। हाँ, कुछ लोग कहेंगे विद्यालय का मर्जिंग होना बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। हाँ, एक कहावत होता है ना कि मतलब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। किसी को मिल नहीं रहा है तो वो दूसरे को देख करके ना उनके छाती में दर्द हो रहा है। अरे प्राइमरी मास्टर विल बैठ बैठ पैसा पावत है, बंद हो जाए ठीक है होए। ई वाले लोग कहते हैं बंद हो जाए ठीक ही हो जाए। और जो अच्छे खासे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनको ये समझ में आया है कि जो समाज का निचला वर्ग है उसे शिक्षा का अधिकार उसी के जरिए मिला, तो जब किसी मुद्दे पर, ध्यान से सुनो, जब किसी मुद्दे पर दो पक्ष आमने सामने होकर परस्पर विरोधी विचार रखता है, उस विधि को वाद विवाद विधि कहते हैं। जैसे न्यूज चैनलों में देखो, न्यूज चैनल में तोता लड़ाते हैं लोग ना, मुद्दा एक होता है, मत अलग अलग होता है, टीवी के बाहर निकल निकल के लड़ने लगते हैं वो लोग। वाद विवाद वही होता है। देखो, वाद विवाद एक शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी किसी एक विषय पर विपरीत मत रखने वाले दो पक्षों में विभाजित होकर तर्कपूर्ण रूप से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें छात्रों में तर्क शक्ति, भाषण कला, आत्मविश्वास और विश्लेषण क्षमता को विकसित किया जाता है। इसमें शिक्षक केवल संचालक की भूमिका में होता है। शिक्षक खाली इस बात के लिए ध्यान देता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। हाँ, नहीं तो बच्चे वाद विवाद करते करते आपस में भिड़ जाए, का पता लगे। कोई बालक को बुरा लग जाए, वो एकदम तुरंत बहोरी मोड़ के कह दे तो क्या ज्यादा पता है, तब बड़ा ज्ञानी है। दूसरा वाला भी कह देगा हाँ हम ज्ञानी हैं, हमको पता है। बस पता लगे वाद विवाद वैचारिक ना होकर के कबड्डी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, आओ बेटा लड़ लो, है ना। तो यहाँ पर वाद विवाद का मतलब है। अपवंचन क्या है बच्चा? अपवंचन क्या है बताओ? अपवंचन का मतलब होता है नजरिया फेर लेना। किसका? समाज का। किसी समुदाय पर किन्हीं लोगों के ऊपर से नजर का फेर लेना जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक अपवंचन हो जाए, मुख्य धारा से कट जाना, अपवंचन हो जाना कहा जाता है इसको। देखो, किसी व्यक्ति को उन आवश्यक संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों से वंचित रह जाना जो उसके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। ये कैसे हो सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक किसी भी रूप में अपवंचन हो सकता है। कई बार क्लासरूम में बैठे बैठे विद्यार्थी का भी अपवंचन हो जाता है, उसकी तरफ ना विद्यार्थी ध्यान देते हैं और ना अध्यापक ध्यान देता है। अपवंचन का मतलब वही होता है ना। हाँ, बताया तो अपवंचन। अपवंचन मतलब नजरिए फेर लेना। कितने प्रकार से? किसी व्यक्ति को उन आवश्यक संसाधनों, सुविधाओं, अवसरों से वंचित कर देना या वंचित रह जाना जो उसके पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। यह शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, कितने भी प्रकार का हो सकता है। देखो, यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझ लो, जैसे शैक्षिक अपवंचन क्या होता है? जब बच्चा उचित शिक्षा से वंचित हो जाए, जैसे परिषदी को बंद करके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो ये शैक्षिक अपवंचन हो जाएगा। सामाजिक अपवंचन का मतलब है कि जब बच्चा समाज में भेदभाव या उपेक्षा का शिकार हो जाए। अपवंचन के कारण बच्चे पिछड़ सकते हैं और उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि अपवंचन समझ में आ गया होगा आपको। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए, बताओ भैया, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? ये तो सबको रट्टा मरवा दिया था, याद होना चाहिए। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हो सकते हैं? सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व का मतलब हो जाएगा जिसमें मौलिकता आएगा, लचीलापन आएगा, धारा प्रवाहिता आएगा। लचीला, मौलिकतापन, धारा प्रवाहिता, विस्तारण, एलोबरेशन जिसको कहते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। देखो, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व में सबसे पहले मौलिकता आता है। मौलिकता मतलब होता है विचारों में नवीनता और भिन्नता, औरों से हट करके, लकीर का फकीर ना होना, कोल्हू का बैल ना होना। ठीक है, हाँ, लकीर का फकीर ना होना, कोल्हू का बैल ना होना, कॉपी पेस्ट ना करना, अपने तरीके से चीजों को बनाना, नयापन लेकर के आना, ये कहलाता है मौलिकता। प्रवाहिता का मतलब होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में कम समय में अधिक विचार प्रस्तुत कर देना, एकदम फ्लुएंट तरीके से, बिना रुके, बिना फंसे, बिना अड़े, बिना बजे अपनी बात को पूरी तरह से कह देना, अपने विचारों को पूरी तरह से प्रस्तुत कर पाना, ये होता है फ्लुएंसी, प्रवाहिता इसको कहते हैं। और प्रवाहिता के बाद नंबर किसका आता है? देखो, लचीलापन का नंबर आता है। विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने की योग्यता,
विकल्प जितने अधिक होंगे समाधान उतना मस्त होगा। लचीलापन का मतलब है कि एक तरीके से काम कर रहे हो, उस तरीका से सफल ना होने पर दूसरे तरीके का भी प्रयोग करने की क्षमता हो, उसको लचीलापन कहते हैं। मीटर चढ़ाओ मास्टरों, एक बार सब लोग मीटर चढ़ाओ। मीटर क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? कसम दिलाया क्या किसी ने? विस्तारण, एलाबोरेशन क्या होता है? एलाबोरेशन का मतलब होता है किसी विचार को विस्तार पूर्वक कहने की क्षमता। वही पियाजी का बोकला छीलना, तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बना देना, किसी भी बात को एकदम फैला देना, ये एलोबरेट करना होता है। एलाबोरेशन, विस्तारण, ये सृजनात्मकता के 4 मूल तत्व होते हैं। और एक नया लिख दिया हमने, क्या? कल्पनाशीलता। आगे आइए, 38 में कह रहा है अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। अधिगम अक्षमता का मतलब क्या होता है भाई? अधिगम अक्षमता का मतलब वो होता है कि जो सीखने में अक्षम हो, जिनके सीखने में कठिनाई हो, वही अधिगम अक्षम होते हैं। लर्निंग डिसेबल, लर्निंग डिसेबल का मतलब क्या होता है? सीखने में कठिनाई का होना। और सीखने में कठिनाई में कौन कौन सा आ जाएगा? डिसलेक्सिया, एक लिख लो, कौन सा? डिसलेक्सिया। एक तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? रीडिंग प्रॉब्लम ये होता है। डिसलेक्सिया पठन विकार जिसको कहा जाता है। डिसलेक्सिया बोलो तो पठन विकार होता है। पठन विकार का मतलब क्या हो गया भाई? हाँ, 40 क्वेश्चन है। पठन विकार का मतलब ये हो गया कि अगर इनके सामने लकड़ी लिखा हुआ है ना, तो लकड़ी नहीं पढ़ेंगे, लड़की पढ़ेंगे। लकड़ी का बंडल उठा करके सामा वहां से चली गई, तो कहेंगे लड़की का बंडल उठा के सामा वहां से चली गई, रामा वहां से चली गई। लखनऊ लिखा है तो लखनऊ नहीं पढ़ेंगे, नखनऊ पढ़ेंगे। क्या? नखनऊ। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम जिनको होती है, वर्ण और अक्षर को पढ़ने और समझने में कठिनाई होना। और एक होता है डिसकैलकुलिया, नाम तो सुना ही होगा, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन से संबंधित, गणितीय क्षमता से संबंधित विकार होगा। डिसलेक्सिया देखो, पढ़ने और शब्दों को पहचानने की कठिनाई होगी। और डिसकैलकुलिया की बात करेंगे तो इसमें बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को समझने, जोड़ घटाव करने, अंकों की पहचान करने में कठिनाई होती है। ये 2 प्रकार की अक्षमता की बात हमने कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? आगे देख लिया जाए, सवाल नंबर 39, मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। फटाफट लिख दीजिए तो भैया। मीटर उठाओ मास्टर लोगों, मीटर उठाओ रे बाबा, मीटर नहीं उठा रहे हो, मीटर डाउन होता जा रहा है। क्या बताइए तो हल्लों के कवन किस्म खिलाई। जवाब देते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा आप सभी लोग। यहां पर सवाल क्या पूछा है? यहां पर सवाल पूछ रहा है कि मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। तो मंदबुद्धि बालकों की क्या पहचान हो सकती है? तो मंदबुद्धि बालक की पहचान क्या होगी भैया? बौद्धिक विकास में देरी होती है, सीखने बोलने और समझने की गति क्या होती है? धीमी होती है। सामाजिक व्यवहार की कमी होगी, अन्य बच्चों से मेल जोल या सहयोग में क्या होगी? कठिनाई होगी। स्वयं सेवी कार्यों में असमर्थ होंगे, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना इत्यादि अपने से नहीं कर पाएंगे, यहाँ मदद की जरूरत पड़ती है। स्कूल कार्य में क्या हो जाते हैं? ये पिछड़े हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में, गणना में कमजोर हो जाएंगे। ये मंदबुद्धि बच्चों की समस्याएं होती हैं भैया, कमजोरी होती है मंदबुद्धि बच्चों की। निर्णय लेने में कठिनाई होगी, साधारण समस्याओं को भी हल नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों को विशेष करके शिक्षा, सहानुभूति और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 40 नंबर का आ गया, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। निरीक्षण के अंतर्गत कह रहा है कि सुधार के कोई 2 सुझाव बताइए। तो निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत सुधार की बात कर रहा है। तो निरीक्षण प्रणाली को प्रभावशाली और शिक्षक हितकारी बनाने के लिए 2 सुधार किए जाते हैं। एक होता है टेक्नोलॉजी के आधार पर निरीक्षण प्रणाली का सुधार करना। टेक्नोलॉजी के आधार पर सुधार करने का मतलब क्या हो गया? टेक्नोलॉजिया सुने हो कि नहीं, कि पारंपरिक निरीक्षण के स्थान पर अब डिजिटल टूल्स जैसे कि टैबलेट हो गया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गई, मोबाइल ऐप्स हो गया इत्यादि का प्रयोग किया जाता है चाहिए, जिससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण और फीडबैक प्रक्रिया आसान हो सके। कैमरों का भी प्रयोग हो सकता है, अधिक सटीक, पारदर्शी। दूसरा में निरीक्षण को सहयोगात्मक बनाना। निरीक्षक को केवल त्रुटियां निकालने वाला नहीं होना चाहिए। जो निरीक्षक होने, जैसे विद्यालय का निरीक्षण करने चले गए, निरीक्षण का मतलब समझ रहे ना, निरीक्षक का मतलब केवल कमी निकालने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मार्गदर्शक सहयोगी की भूमिका में उसे रहना चाहिए, जिससे शिक्षक भयभीत ना होकर निरीक्षक को अपनी पूरी की पूरी सहयोग दे पाए सीखने की प्रक्रिया में। यही होता है, ये निरीक्षण से आ गया। जैसे विद्यालय का निरीक्षण होता है ना, तो ये सवाल निरीक्षण प्रणाली से है कि निरीक्षक को केवल त्रुटि निकालने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका में रहना चाहिए। इससे शिक्षक भयभीत ना होकर निरीक्षण को एक सुधार और सीखने की प्रक्रिया समझेंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये निरीक्षण के 2 कार्य हम लोगों ने आज के डेट में पढ़ा। इस तरीके से 40 सवाल आज के इस सेशन में थे। 40 के 40 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेशन कैसा लगा आप सभी को, इस बात को लेकर के कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे। ऑनलाइन का जमाना है, रेट और रिव्यू के आधार पर आज की चीजें डिसाइड करते हैं। तो आप कमेंट करके सुझाव दीजिएगा, इस क्लास के विषय में अपनी राय दीजिएगा, सकारात्मक टिप्पणी की अपेक्षा करूंगा मैं आप सभी से। सेशन कैसा लगा, और जितने भी मित्र वीडियो को बाद में देखेंगे, भाई बहन वीडियो को बाद में देखेंगे, वो लोग भी वीडियो पर लाइक एक प्यारा सा जरूर दे देंगे और एक कमेंट, एक टिप्पणी प्यारी सी जरूर कर देंगे। आज के सेशन में फिलहाल इतनी ही बातों पर यहां पर आज का सेशन रोका जाए। विदा लेंगे आपसे, आज के लिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।